बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो एमसीक्यूज है वो कौन सा है? व्हाट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में वैलिड स्टेटमेंट के लिए कौन से रूल्स जो फॉलो करता है, तो वो कौन सी टर्म है जो रूल्स को डिस्कस करती है। ठीक, तो ये कंपाइलर जो है वो आपको पता है कि ट्रांसलेट करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर भी जो है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। और जो आपके पास सिमेंटिक है वो मीनिंग देता है सेंटेंस की। ठीक है, तो जो रूल्स हैं वो कौन देखता है? वो सिमेंटेक्स आपका देखता है। ठीक है, सिमेंटिक में मीनिंग्स होते हैं ना, और सिंटैक्स जो है वो आपका रूल्स को डिस्कस करता है, यानी कि तो स्टेटमेंट के रूल्स को। तो ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। डायरेक्टली अंडरस्टूड कंप्यूटर को कौन करता है? मशीन लैंग्वेज। आपको पता है मशीन लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करती है। ये हमने पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेजेस यानी कि 0 1 की फॉर्म में जो है वो हम देखते हैं जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज का ही हिस्सा है, लेकिन मशीन लैंग्वेज के बाद आती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो भी कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना असेंबली लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज जो है वो है ही हाई लेवल लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप। सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी? सी लैंग्वेज हमने पढ़ा था कि 1970s में, अर्ली 1970s में जो है वो डेवलप हुई थी। वैसे रियल में इसकी जो बनती है वो 1972 टू 1973 की रेंज में बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे 70s की बात हो रही है तो 1970s में आएगा। ठीक है, 60s या अदर नहीं हो सकता। तो होप सो आपकी सी समझ आ गई। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है? हु डेवलप्ड जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज जो है वो किसने डेवलप की थी? ठीक है, तो इसमें आपके पास डेनिस रिची, तो सी लैंग्वेज के बारे में है कि डेनिस रिची ने की थी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो आपके पास एक सिस्टम है जो सी शार्प को बनाया गया था, मतलब वो डेवलप की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो उसने डेवलप की थी सी शार्प को। और आपके पास जो जावा है, जावा के लिए जो करेक्ट आंसर आता है वो सन माइक्रो सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है कि सन माइक्रो सिस्टम जो है वो डेवलप उसने की थी, जावा को डेवलप किया था यानी कि। ठीक है, जावा डेवलप करने के लिए जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो सन माइक्रो सिस्टम है। व्हाट इज द अदर वर्ड यूज्ड फॉर रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? ये भी हमने पढ़ा था कि की वर्ड्स जो है उसका दूसरा नाम है रिजर्व वर्ड। ये रिजर्व वर्ड का दूसरा नाम की वर्ड है। ठीक है, कंपाइलर वर्ड हमने पढ़ा नहीं बुक में। उसके अलावा ये स्पेशल प्रोग्रामिंग वर्ड्स इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। और नेमोनिक्स जो है वो आता था असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज होते हैं जिनको नेमोनिक्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कीवर्ड आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास क्या है? हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स के लिए कितनी जो है वो मेमोरी में जगह बनती है? 2 बाइट्स मेमोरी में जो है जगह बनती है, स्पेस बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। फ्लोट टाइप के डाटा टाइप के लिए जो मेमोरी में जगह बनती है, मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई होती है, वो 4 बाइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल फ्लोट। आपको जो टेबल के मन है ना वो आपने टेबल अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, तो टेबल में से रेंजेस हैं या बाइट्स में जो है आपके पास सीवी है, साइज दिया हुआ है, वो ये सारा कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता होता है। तो इसकी रेंज जो है वो आपके पास क्या बनती है? फ्लोट डबल फ्लोट के लिए 10 की पावर -308 से ये अराउंड अबाउट 10 की पावर 308। तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। विच प्रोग्राम ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू
मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है? ये आपके पास कंपाइलर है जो कि ट्रांसलेट करता है, लिंकर लिंक बनाता है, ठीक है, लोडर जो है वो लोड कर रहा है, और डिबगर आपके पास, आपको पता है कि एरर्स फाइंड और रिमूव करता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनता है? कंपाइलर बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में एरर्स को फाइंड और रिमूव करने का भी मैंने आपको बताया कि ये डिबगर है। ठीक है, डिबगर जो है वो आपका फाइंड और रिमूव करता है एरर्स को। टेक्स्ट एडिटर जो है जो एडिट करने के लिए होता है, ठीक है, और बाकी इसी तरह जो है वो इनकरेक्ट आंसर्स है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो उसकी डेफिनेशन आपके स्टार्ट में दी हुई थी, ठीक है, तो वहां से हम देख लेंगे। यहाँ पे आपको मैं शो भी करवा देती हूँ। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना। तो उसके लिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन जो हमारा था कंप्यूटर प्रोग्राम, वो क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन पेज नंबर 31 पे आपको ये गिवन भी है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड अचीविंग स्पेसिफिक रिजल्ट्स। स्पेसिफिक रिजल्ट्स अचीव करने के लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करना है और पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, जो भी हम उसको कमांड दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम हमने जो है वो सॉल्व करवानी है, ठीक है, बाद में उसको जो है वो प्रोसेसिंग वगैरह करके रिजल्ट हमें देगा, तो वो कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर है, और ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक के बारे में डिफरेंस, ये भी आपका जो है वो 31 पेज पे गिवन ही था, तो इसका भी हम देख लेते हैं क्या है। और इसका डिफरेंस जो है वो पॉइंट्स के फॉर्म में मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, शो करवा देती हूँ। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक के बारे में हम देख लेते हैं। ये आपके पास जो है वो सिंटैक्स रेफर्स टू द rules of programming language according to which statement of a program are to be written। तो ये आपने जो है वो जब मैंने सिमेंटिक और सिंटैक्स आपको डिटेल में समझाया था, तो इसके बारे में बताया था, ठीक है, कि ये रूल्स को डिस्कस करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रूल्स को डिस्कस करता है, जबकि जो सिमेंटिक है वो आपके क्या करता है, वो मीनिंग देता है, स्टेटमेंट्स की मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जो सिंटैक्स है वो आपके पास क्या है? इट डिस्क्राइब द वे टू करेक्ट टू राइट करेक्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो हमें ये बताता है सिंटैक्स जो है कि आपने ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक लिखी है या नहीं लिखी है। नेचुरल जो इंग्लिश की हम अगर सेंटेंस बोलें या लिखें या उर्दू का बोलें, तो उसमें भी जब हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो राइट होगा। ठीक है, आपने ठीक बोला होगा या ठीक लिखा होगा। तो सिमेंटिक जो है वो जो भी आपने बोला उसका मीनिंग क्या बनता है वो आपको बताता है। ठीक है, सिमेंटिक में जो है वो मीनिंग ये सीक्वेंस बताई जाती है कि किस सीक्वेंस में जो है वो आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो किस सीक्वेंस में होगा। इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो किस सीक्वेंस में ऑपरेट होंगी। पहले ये अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है, ये ऑपरेट होगा, ठीक है, इस पर प्रोसेसिंग होगी और कैलकुलेशन होगी, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रही है उसका क्या मतलब है, तो ये जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन होती है। जब एग्जीक्यूट हो रही होती है स्टेटमेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो उस टाइम पे ये एग्जीक्यूशन करता है कि ये पता करता है कि इसका मतलब क्या है और उसमें मैंने क्या काम करना है। ठीक है, तो ये आपने नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि आपने जब हमने डिस्कस किया था टॉपिक, तो डिटेल पढ़ी भी थी कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ये आपके पास सिंटैक्स है कि वेरिएबल होना चाहिए और एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन होगी उसका सोल्यूशन, उसका आंसर, उसका जो रिजल्ट होगा वो वेरिएबल में जाके सेव होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिमेंटिक है। सिमेंटिक में जो है वो अब यहाँ पे क्लियर है कि सम में जाके आंसर सेव करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को ऐड करके। तो सिमेंटिक में जो है वो
आपके पास मीनिंग क्लियर होता है, और यहाँ पे आपके पास जो सिंटैक्स है उसमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में आप जो एरर्स है वो इजीली कैसे कर सकते हैं, सिमेंटिक में आप एरर्स को इजीली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है, ठीक है। जो सिंटैक्स है वो आप जब एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम पे ही वो आपको बता देगा कंपाइलर कि ये जो एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर्स आपने जो है वो ये हैं, तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा प्रोग्राम। जबकि सिमेंटिक में पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो फिर आपको पता चलेगा ये इसमें एरर था, और वो आपको फाइंड करना जो है मुश्किल होती है, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है, और इंसान तो हमेशा यही समझता है कि मैं हमेशा राइट हूँ, आपको पता ही है। तो जस्ट फॉर फन खैर ये आपके पास है सिमेंटिक के बारे में, ठीक है। सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर जो है वो आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे आपको एरर जो है वो कैच करके देता है, यानी कि सिंटैक्स एरर जो है वो आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है तब पकड़ में आता है, जबकि जो आपका सिमेंटिक है वो आपके पास रन टाइम में जो है वो आप उसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। जब रन हो जाएगा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मिस्टेक थी। होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपने जो है वो बताना है असेंबली लैंग्वेज। थर्ड क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस बताना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से आ जाता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? इसमें सिंबल्स की फॉर्म में सिंबॉलिक कोड्स होते हैं, ठीक है, एब्रिविएशंस होते हैं जिसको हम नेमोनिक्स का नाम देते हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक। और इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज, इंग्लिश की जो वर्डिंग्स होती हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, वो यूज़ किया जाता है। जैसे प्रिंट है, गो टू, वाइल है, ठीक है, फॉर है, तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर यूज़ किया जाता है। असेंबलर जो है वो ये काम करता है कि वो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज में जो है वो स्टोरेज आपको कम चाहिए होती है, लेस स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड इन असेंबली लैंग्वेज, और जबकि स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। मेमोरी स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो कम लगता है असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि वो नियर अबाउट जो है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज की नियर अबाउट होती है। लो लेवल लैंग्वेज के पार्ट है, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है उसके करीब होती है, ठीक है। ट्रांसलेट करने में उसको कम टाइम लगता है, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें सब कुछ ट्रांसलेट करना होता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर शॉर्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो जो है वो आपके पास लॉन्गर होते हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज में जो बनाए जाते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट प्रोग्राम्स बनते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज में लॉन्गर प्रोग्राम्स बनते हैं। कोडिंग और डिबगिंग जो है वो इसमें असेंबली लैंग्वेज में डिफ़िकल्ट होती है, एरर्स, क्योंकि ये इंग्लिश ओरिएंटेड नहीं है ना। तो जब इंग्लिश ओरिएंटेड नहीं है तो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना, उसको पहले तो याद रखना पड़ेगा इसका फॉर्मेट क्या होता है और ये वो सारा कुछ, इसके लिए कौन सी हम चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से डिबग करना, यानी कि फाइंड करना, एरर्स को रिमूव करना और कोड लिखना भी मुश्किल है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता है इंग्लिश ओरिएंटेड है, इसके लिए इसमें कोडिंग और डिबगिंग जो है वो आसान हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हाई लेवल लैंग्वेज की। ये आपके पास पॉइंट्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स जो है वो आप इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस टॉपिक के जब ये टॉपिक डिस्कस हुआ था तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के आप कैरेक्टरिस्टिक्स में दे देंगे। जितने पॉइंट्स वो मांगे होंगे तो उस हिसाब से उतने पॉइंट्स जो है वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपने डेफिनेशन देनी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पूछा है कि उस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है। एनवायरनमेंट, ये आपके पास 5 क्वेश्चन का आंसर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इसकी ये आपके पास डेफिनेशन है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, कंपाइल एंड रन प्रोग्राम्स। रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए और क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम आईडीई कहते हैं। इट दैट ब्रिंग्स, वो जो ब्रिंग करता है द प्रोसेस एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इनटू वन प्लेस, एक ही जगह पे लेके आता है। ठीक है, आईडीई का पर्पस क्या है? आईडीई इज टू मेक द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर। अलग से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक गलत, और अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है तो आप यहाँ तक भी डेफिनेशन दे सकते हैं। आईडीई का एम क्या है? आईडीई एम इज टू मेक द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर इजियर बाय द ग्रुपिंग टुगेदर ऑल द टास्क नीडेड फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन इनटू वन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये पेज नंबर 36 पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल के में जो डिफरेंस है वो आपने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स आपको मैं शो कर देती हूँ। ठीक है, लॉन्ग में भी अगर आ जाता है तो आपने डिटेल लिख देनी है, और अगर शॉर्ट में आता है तो आपने इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ कांस्टेंट इज अ वेरिएबल और वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइंड। जब डिफाइन कर लिया जाता है तो उसको हम जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल जो है वो सिंबॉलिक नेम होता है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, और उसको एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स आर यूजली रिटर्न इन नंबर्स। कॉन्स्टेंट को नंबर्स में लिखा जाता है। ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो वैल्यूज देनी है तो वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट यानी कि नंबर्स में होती है। ठीक है, मैथ्स में भी आपने ये देखा ही होगा। वेरिएबल जो है वो यूजली रिटर्न किया जाता है लेटर्स और नंबर्स की फॉर्म में। कांस्टेंट फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ x इज इक्वल टू 9, तो 9 आपके पास जो है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 9 जो आपके पास है ये कांस्टेंट है, और ये जो x मैंने लिखा है ये वेरिएबल है, और ये x जो है वो लेटर है। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आपको। सो तो ये आपके पास वेरिएबल्स हो गए। सिंबल की बात अगर यहाँ हो रही है तो सिंबल फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं पाई, तो पाई जो है वो एक सिंबल होता है। ठीक है, पाई की को वेरिएबल के तौर पर जो है वो लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट जो है वो इक्वल के बाद आएगा, और ये पाई की जो है वो वैल्यू ये एक सिंबल है। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट है फिक्स्ड फेस वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यूज जो है फिक्स्ड होती हैं, जबकि वेरिएबल डज नॉट हैव फिक्स्ड फेस वैल्यूज। उसकी वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं होती। वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू उसका जो फेस वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। कांस्टेंट usually represent the known values in an equation, expression और in line of programming। प्रोग्रामिंग में जो है वो कॉन्स्टेंट्स को हम जो यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंट, वो हमारे लिए नोन होता है, जबकि वेरिएबल ऑन अदर हैंड रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज। ठीक है, एक्स अगर हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू हमें पता नहीं होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें फिक्स्ड वैल्यू जो है वो मालूम होगी कि एक्स की वैल्यू अगर मैंने 9 ली है तो 9 हमें पता है कि 9 क्या है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन या कुछ भी अगर आएगा प्रोग्राम में तो कांस्टेंट जो है वो हमें मालूम होता है, रिप्रेजेंटेड जो भी किया जाता है वैल्यू उसकी वो नोन होती है। अच्छा, कांस्टेंट जो है उसकी 3 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, जबकि वेरिएबल की न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। इसकी 3 टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे, और इसकी ये 2 टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। होप सो आपकी इसी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following are valid c variables, give reason if it's not वैलिड वेरिएबल। तो ये नीचे आपके पास लिस्ट दी हुई है, और इस लिस्ट में बताना है कौन सा वेरिएबल जो है वो वैलिड है और कौन सा वेरिएबल जो है वो वैलिड नहीं है, और अगर वैलिड है तो क्यों, वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये रूल्स हमने पढ़े थे वेरिएबल्स के, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे बताएंगे कौन सा वेरिएबल जो है वो वैलिड है और कौन सा वेरिएबल वैलिड नहीं है।
तो ये आपके पास वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर सबसे पहला हमारे पास था एरिया, ठीक है। तो एरिया जो है वो आपके पास वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे अपर केस और लोअर केस लेटर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये आपके पास लेटर्स की फॉर्म में है, तो एरिया आपके पास वैलिड वेरिएबल है। 5x, अब 5x वैलिड वेरिएबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्टार्ट में डिजिट आ रहा है, और डिजिट स्टार्ट में, नंबर स्टार्ट में कभी भी नहीं आ सकता वेरिएबल जब हमें डिफाइन करना होता है, तो ठीक है। वेरिएबल नेम जब देना होगा तो डिजिट स्टार्ट में नहीं आएगा। सम आपके पास जो है वो वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। नेट पे, अब ये वैलिड वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस सी भी है, नेट स्पेस पे है। अगर यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगा देना, यहाँ पे दरमियान में अगर हम अंडरस्कोर लगा दें तो ये वैलिड बन जाएगा, ठीक है। या स्पेस ना ही दें और या फिर अंडरस्कोर लगा दें तो ये वेरिएबल नेम जो है वो वैलिड हो जाएगा। अदर फिलहाल ये जो है वो इनवैलिड है। तो फ्लोट आपके पास जो है वो रिजर्व्ड होता है, यानी कि कीवर्ड है, ठीक है। डाटा टाइप्स हमने पढ़ी थी ना, तो जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो आपके पास कीवर्ड्स होती हैं, यानी कि रिजर्व वर्ड्स होती है। तो क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको अदर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ये अंडरस्कोर एज, ये भी आपके पास वैलिड वेरिएबल है, क्योंकि अंडरस्कोर जो है वो स्टार्ट में आ रहा है और हम स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एल्स। एल्स भी आपके पास एक कीवर्ड है, ठीक है। वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एल्स किसके लिए यूज़ होता है। फिलहाल ये इतना ही कि ये भी एक कीवर्ड है, और कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हम वेरिएबल नेम के लिए। केस भी आपके पास कीवर्ड है, इसलिए ये भी, यानी कि रिजर्व वर्ड है, इसलिए ये भी यूज़ नहीं किया जा सकता नेम के तौर पे। साइज 22 ये आपके पास वैलिड है, बिकॉज डिजिट्स जो हैं वो एंड पे आ रहे हैं, दरमियान में या एंड में डिजिट्स हम नंबर्स जो है वो दे सकते हैं, स्टार्ट में नहीं दे सकते। माई वेट ये भी वैलिड है, बिकॉज अंडरस्कोर जो है वो दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अंडरस्कोर जो है वो स्टार्ट में और दरमियान में दिया जा सकता है, बट एंड में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये भी आपके पास वैलिड है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द रिजर्व वर्ड्स, व्हाई दे शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं और वेरिएबल नेम्स के तौर पे इसको यूज क्यों नहीं कर सकते। अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, कि रिजर्व वर्ड क्या होता है और रिजर्व वर्ड मतलब उसको हम क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इसको मैं शो भी कर देती हूँ, और ये बुक में आपके पास इसका आंसर गिवन है। ये हमने रिजर्व वर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये द वर्ड दैट आर द पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैविंग स्पेशल पर्पस इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं और इसको कीवर्ड्स भी कहते हैं। दे हैव प्री डिफाइंड यूज एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। दूसरे पर्पस के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो यूं नहीं रिजर्व वर्ड को यूज कर सकते हम। ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए। ये आपके पास जो है वो रिजर्व वर्ड की डेफिनेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको जो है वो डिफाइन कर दी हुई है, और इसमें कुछ आप एग्जांपल्स भी दे देंगे कि ऑटो, डबल, इंट, गो टू, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि रिजर्व वर्ड को क्यों हम यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम सिंस कंपाइलर नीड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम इन ऑर्डर फॉर द कोड टू प्रॉपरली वर्क। जो प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सके वेरिएबल नेम और रिजर्व वर्ड्स को, तो इसके लिए जो रिजर्व वर्ड्स के तौर पे वेरिएबल को हम यूज नहीं करते। यूजिंग रिजर्व वर्ड एज वेरिएबल नेम माइट cause unintentional results that's why the reserved word is not allowed to use in C language programs. होप सो आपको इसकी समझ आ गई, क्लियर होगा कि क्यों हम जो है वो रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के तौर पे, वेरिएबल नेम के तौर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि जी वाई कमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स में कमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम दे देते हैं। तो ये है कि हम कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं, इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू मेक इट इजी फॉर
अदर्स टू अंडरस्टैंड, ताकि दूसरों को अंडरस्टैंडेबल बनाना हो, दूसरों के लिए ये अंडरस्टैंडेबल हो, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू ब्रिंग अटेंशन ऑफ प्रोग्रामर्स रीडर, प्रोग्राम रीड करने वाले को अटेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि ये क्वेश्चन किस बारे में है या ये प्रोग्राम किस बारे में है। एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम कमेंट्स एक्सप्लेन द रीडर व्हाट द program is intended to achieve. Inside the program code, they are used to clarify the reader about the structure of the program. Hope so आपको क्लियर हो गया कि कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है। अगर नहीं पूछा जाता तो आप चारों लिख दें पेपर्स में, और अगर क्वेश्चन होता है कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं तो वो उतने ही आप यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास के व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर फाइल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हेडर फाइल का क्या पर्पस होता है, तो ये आपके पास जो है वो पर्पस है यहाँ पे। ठीक है, पर्पस क्या है हेडर फाइल का। द पर्पस ऑफ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज has many libraries and predefined functions which make the programmer much easier. प्रोग्रामर के लिए जो है वो ईजियर होता है, लाइब्रेरी फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस वी इंक्लूड हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में हेडर फाइल जो है वो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए यानी कि हैश को यूज़ करते हुए हम हेडर फाइल जो है वो ऐड करते हैं। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोवाइड करता है। हेडर फाइल जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल कंटेन सी फंक्शन डिक्लेरेशन और मैक्रो, कुछ मैक्रो डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, टू बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल सोर्स फाइल्स। होप सो इसकी आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन, नेक्स्ट आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके पास है डिस्क्राइब द फॉलोइंग हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि आपने एक्सप्लेन मतलब डिस्कस की थी, एक्सप्लेन डिटेल से जो है इसको पढ़ा था। सी और सी प्लस प्लस को भी, विजुअल बेसिक, सी शार्प, जावा, ये आपके पास जो है वो सी और सी प्लस प्लस है। ठीक है, ये आपके पास विजुअल बेसिक है, और इसी के नीचे हम देखते हैं कि ये आपके पास आ गई सी शार्प के बारे में डिटेल। ठीक है, ये आप पूरा जो है वो इसमें लिख लेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो सारी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सी शार्प हो गई, और उसके बाद आ जाते हैं हम जावा की तरफ। ये आपके पास जो है वो जावा हो गई। ठीक, तो ये आपके पास पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 मेरे पास बनता है, तो ये इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज आईडीई, एक्सप्लेन इट्स मॉड्यूल्स इन डिटेल। मॉड्यूल्स भी हमने अच्छे से पढ़े थे, और आईडीई की डेफिनेशन और उसका भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ये आपके पास जो है वो आईडीई है। ठीक है, ये आपके पास आईडीई और इसकी डेफिनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन है, तो ये, और उसके बाद इसके ये मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें इसके मॉड्यूल्स में आ जाता है टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर और डिबगर। तो ये भी डिटेल से आपने जो है वो पढ़ लिया हुआ था। ठीक है, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर, तो ये भी आप जो है वो पूरा टेक्स्ट एडिटर के बारे में जितना दिया हुआ है, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, डिबगर, तो ये भी आप डिटेल से जो है वो देख लेंगे। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए ये फुल ही आप लिखेंगे। तो यहाँ तक ये इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रूल्स हमने बताने हैं फॉर स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज। तो ये भी हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था। ये आपके पास जो है वो रूल्स हैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल नेम्स को डिसाइड करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपने डिटेल से जो है वो डिस्कस कर लिया था कि इसमें अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर और लेटर्स और इसके अलावा डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिजिट जो है वो स्टार्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, और अंडरस्कोर स्टार्ट में और दरमियान में हम ले सकते हैं। उसके अलावा ये अंडरस्कोर जो है वो आपके रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है आपको, उसके बाद जो 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो आप लिखेंगे, तो ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर ऑफ द वेरिएबल आर सिग्निफिकेंट, वो पहचाने जाएंगे कि उसके, अगर तो आप दो वेरिएबल्स हैं और उसके सेम लेटर्स फर्स्ट 31 कैरेक्टर सेम है तो उसका मतलब है कि वो सेम होगा। ठीक है, आगे जितने भी अगर चेंज होते हैं तो कोई नहीं, फर्स्ट
1 कैरेक्टर्स में डिफरेंस होना चाहिए, तभी वेरिएबल्स जो है वो आपस में डिफरेंशिएट होंगे। होप सो आपको समझ आ गई, इसकी क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि बहुत अपर केस और लोअर केस लेटर्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं वेरिएबल नेम में। अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स जो हैं वो हम ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ कि वेरिएबल नेम जो है वो इसमें अपर केस लेंगे या लोअर केस लेंगे, दोनों का मतलब डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव है। वेरिएबल नेम क्या है? केस सेंसिटिव है। इसका क्या मतलब है? केस सेंसिटिव होने का मतलब ये होता है कि अपर केस लेटर्स लिखें या लोअर केस लेटर्स में वर्ड्स या लिखें अपर केस और लोअर केस में, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों बातें डिफरेंट है। अगर हम अपर केस में लिखेंगे तो उसका मतलब डिफरेंट है, लोअर केस में लिखेंगे तो उसका मतलब डिफरेंट है, और अगर हम इनका मिक्सचर लिखेंगे तो उसका मतलब डिफरेंट होगा। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि वेरिएबल नेम्स जो है केस सेंसिटिव हैं या नहीं है, तो केस सेंसिटिव हैं। ठीक है, और एक और चीज़ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो है वो केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, उसमें भी जो ज़्यादातर सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं वो लोअर केस लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रिजर्व वर्ड्स हैं वो लोअर केस लेटर्स में हमेशा लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात अच्छे से या पता होनी चाहिए कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है, और इसमें जो लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स जो हैं वो दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। होप सो आपको इसकी सब क्लियर हो गया, समझ आ गई है। स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स के बारे में भी हमने आज ही डिस्कस कर लिया कि ये भी हम वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं ले सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट वन आपके पास क्या है कि जो स्पेस होती है वो हम दो वेरिएबल नेम जब डिसाइड कर रहे हो तो नहीं हम ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये जब आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था तो उसमें भी आपने एक देखा था कि स्पेस जो है वो इनवैलिड वेरिएबल होता है। ठीक है, जहाँ पे स्पेस आ जाए। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, और उसमें जो इंक्लूड हैश है उसके हैश इंक्लूड है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, हैश इंक्लूड। ठीक है, तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डिटेल जो है वो हमने डिस्कस। ये आपके पास आ गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की ये डेफिनेशन आ जाएगी, तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो इसके एंड तक यानी कि इंक्लूड के बारे में भी इसमें लिखेंगे, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक ही बन जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला। होप सो आपको इसका भी क्लियर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब तक ये चैप्टर आपका भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब तक आपको एक्सरसाइज में या अंदर से टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मेरे पास रेडीमेड इसकी एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज भी गिवन है। ठीक है, तो वो भी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।